कल हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तहत पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक चार्ज। कल पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जब इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, आवेश होगा, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड सेम चार्ज रिपल्सन, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्शन, होगा ना। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन कब होता है? अट्रैक्ट कोई कब करता है अपनी ओर खींचना, उसमें कोई फोर्स लगता होगा तब ना खींचेगा, या रिपेल करेगा, धक्का देगा, कब देगा? जब उसमें फोर्स लगेगा तब होगा। अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, दोनों में क्या होगा? एक फोर्स वर्क करता है। वह फोर्स कितना होता है इसके विषय में किसने बताया हमको? कूलॉम्स ने, है ना। कूलॉम्स ने बताया। कूलॉम्स कहां के साइंटिस्ट थे? फ्रेंच फिजिसिस्ट, फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने कब दिया? 1785 ईस्वी में इन्होंने उस फोर्स के विषय में बताया। क्या बताया? तो इसको हम मिटा देते हैं। क्या बताया? इन्होंने जो फोर्स की चर्चा की, चार्ज जो लिया, दो चार्ज लिया, एक चार्ज यहां और एक चार्ज यहां, Q1 एंड Q2। कैसा चार्ज? पॉइंट चार्ज। इनका लॉ जो है लागू होता है किस पर? जब पॉइंट चार्ज होगा तब एकदम बहुत छोटा सा चार्ज, बहुत बड़े चार्ज में ये बेचारे फेल कर जाते हैं, है ना। तो पॉइंट चार्ज पर ही इनका लॉ काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो क्या कहा उन्होंने कि दो चार्ज हमने लिया, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा क्या? कैसे? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज। इस पर जो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा? एक दूसरे को एक फोर्स इधर लगाएगा और एक फोर्स इधर लगाएगा। F1 ड्यू टू चार्ज 2। F1 पर जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगाएगा ना, दोनों पॉजिटिव है, तो किधर लगाएगा? इस पर लगाएगा। इसको किधर ठेलेगा? इधर ठेलेगा। और ये इस पर लगाएगा, किस पर? किधर ठेलेगा? उधर ठेलेगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। F2 इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? F2 पर कौन सा लगेगा? किसके कारण? ड्यू टू 1। तो इसको हम F21 कहते हैं और इसको F1 ड्यू टू 2 कहते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर कहलाएगा क्या? F1 इज इक्वल टू F2। कैसा? डायरेक्शन इधर विपरीत, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या मानेंगे? नेगेटिव। तो ये जो फोर्स इस पर लगा सकता है, ये इधर भी लगा सकता है, उधर भी लगा सकता है, नहीं लगाएगा। कूलॉम्स ने क्या कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज। यानी दोनों आवेशों के, पॉइंट चार्ज के आवेशों के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल, समानुपाती होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? R। तो उन्होंने कहा कि दोनों के डिस्टेंस के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस पर जो फोर्स लगाएगा, मान लो इधर फोर्स लगेगा तो क्या होगा? ये R1 2, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, डायरेक्शन होगा तो होगा या नहीं? और इधर जो फोर्स लगेगा क्या होगा? R2 1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार ये जो फोर्स होगा दोनों क्या होगा? बराबर लेकिन विपरीत दिशा में। तो इन्होंने क्या कहा कि यह जो फोर्स लगेगा, कूलॉम्स चाचा आए और कहे कि ये बाचा,
इस पर जो फोर्स लगेगा, यह फोर्स कितना हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी कि दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 हुआ। अच्छा, Q1 एंड Q2 के समानुपाती होगा। F is directly proportional to magnitude of 2 point charge and inversely proportional to square of distance, है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये हो गया। लेकिन इसको जो हम करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट हम लाएंगे। यह के कांस्टेंट कहीं कहीं बुक में सी भी दे देता है, कूलॉम कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, हियर के इज कितना है, के कितना, इसको क्या कहेंगे हम, कूलॉम्स कांस्टेंट। कूलॉम कांस्टेंट क्या कहेंगे, कूलॉम कांस्टेंट कहेंगे, यानी कूलॉम नियतांक। कूलॉम नियतांक। अब के जो है डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, है ना। इस किस पर निर्भर करेगा, नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम पर निर्भर। अरे वही माध्यम की प्रकृति नहीं हुआ, बात तो एक ही न चीज हुआ। अब माध्यम एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, या डाई इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। एयर या वैक्यूम, जनरली एयर, वैक्यूम और एयर में थोड़ा सा का अंतर होता है, इसलिए एयर और वैक्यूम हम ले लेते हैं। ठीक है। अब के की वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले इनका हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा क्या, क्या कहा कि इफ 2 पॉइंट चार्ज, दो गो पॉइंट चार्ज होगा, दो गो पॉइंट चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, तो वह फोर्स किसके बराबर होता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही ना, है कि नहीं। अब दोनों को समानुपाती हटाए तो के यहां आ गया, प्रोपोर्शनल चिन्ह जब हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो के आ गया। अब के की वैल्यू कितना होती है अभी हम देंगे, उससे पहले हम इनका डिफिनेशन जो है, इन्होंने कूलॉम्स ने क्या कहा, इन वर्ड, ये तो हो गया, उनके अनुसार क्या होता है, इन वर्ड क्या होता है, ये चीज हम लोग लिख लें पहले, है ना, देख लेते हैं। उसके बाद पहले इसको नोट कीजिए, तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, अभी ये तो आप समझ गए उन्होंने क्या कहा। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्या कर रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, मैंने पहले ही बताया। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, या दोनों निगेटिव है तो रिपल्सन होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, यानी स्थिर बिंदु आवेश, मूव करता हुआ नहीं, स्थिर बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट चार्ज किसके होता है, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, यानी कि इसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, 1 कूलॉम है कि 2 कूलॉम है कि 3 कूलॉम है, जितना बड़ा चार्ज होगा उतना अधिक रिपल्सन या
अट्रैक्शन होगा, जितना छोटा चार्ज होगा उतना कम होगा, उतना निर्भर करता है। तब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, परिमाण, 1 कूलम का है कि 2 कूलम का है कि 3 कूलम का है। मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती हुआ ना, उल्टा कि नहीं हुआ? अब सबको कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। उसी का हिंदी है, विरामावस्था में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता। यहां तक तो हम आ गए। अब बात उठती है कि इसमें एगो के भी है कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, हम कैसे निकालेंगे? तो इसको हम रफ कर दें, हैं? किसको? अंग्रेजों को हटाओ ना, चलो अंग्रेज को हटा दिया हम। ये नहीं हुआ है अभी, है? अब इसमें जो यह फोर्स कैसा होगा? नहीं, यह फोर्स कैसा हो, किधर लगेगा? फोर्स एक्ट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेज, है ना, टू चार्जेज। या फोर्स जो लगेगा, ये दोनों जो लाइन ज्वाइनिंग, यानी ये दोनों जो ज्वाइंट हो रहा है लाइन, उसके ही एलोंग, जिधर वो है उसके, ऐसा नहीं कि यहां है तो इसको इधर लग जाएगा फोर्स। लाइन ज्वाइनिंग जो है उसी पर एक्ट होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज हमने आपको बताया कि के डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, या मीडियम एयर भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, मोबिल भी हो सकता है, तो और खखारो ठूक हो सकता है, नेटा गिरेगा वो हो सकता है, मैंने किसी में भी फोर्स लग सकता है। पानी में तुमको दौड़ने के लिए कह दिया जाए और फ्री स्पेस में दौड़ने के लिए कहा जाए, दोनों में अंतर पड़ेगा कि नहीं? अंतर होगा ना। तो यह मीडियम पर निर्भर करेगा। अब देखिए, इसको रफ कर दें हम, ये चलिए अब आ जाइए, द वैल्यू ऑफ के, है ना, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताते हैं ना, देखो तो धीरे धीरे क्या क्या आता है। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। अब देखिए तब इसके अनुसार फोर्स कितना हो जाएगा जी बच्चे? 1/ हमने क्या दिया था, के दिए थे ना, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तब यह क्या हो जाएगा कि क्या लिख देंगे, के जगह क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको क्या बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट। जीरो है, एप्सिलॉन नॉट याद रखिएगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन, ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है, R स्क्वायर, ये बन गया। अब बात उठती है कि ए सर, हाई के जगह तो 1/4 अब पाई हमको समझ में आ रहा है, ये कही कि हाई कथी ला दिए आप? तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, जनरली एप्सिलॉन ऐसे लिखा जाता है। देखो, जनरली एप्सिलॉन ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम लोग अपना, ये एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है और एप्सिलॉन आर भी हो सकता है। अब कहेगी कि ई का आ गया, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। क्या बोले?
विद्युतशीलता, इसका हिंदी क्या होता है? विद्युतशीलता। अब देखो यह शीलता क्या है, समझ लो। ये सब बार बार यह फॉर्मूला काम आएगा, कूलम्ब्स लॉ। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक जहां तक पढ़ेंगे वहां तक ही आएगा, तुम्हारा यूज होगा। इसको कहते हैं परमिटिविटी, विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये है ना एप्सिलॉन नॉट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। एयर वायु या निर्वात, वायु या निर्वात, फिटास हवा में या वैक्यूम निर्वात में, खाली स्थान के लिए। और ये क्या हो गया, इसको कहते हैं हम वायु या निर्वात के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी के का हिंदी क्या होगा? निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्यों निरपेक्ष का मतलब क्यों? इसके सापेक्ष कोई खड़ा नहीं है, या तो एयर है या वैक्यूम पे, है ना। इसकी रुकावट के लिए कोई तैयार एकदम फ्री है कि तनी मार दे चंचल, हो गया। अब इसका भी वैल्यू होता है ना, ठीक है। निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसके सापेक्ष कोई नहीं है। दूसरा, इसको मिटा दें, लाइन ज्वाइनिंग। और दूसरा हमने क्या दिया? दूसरा क्या दिया? एप्सिलॉन आर। ये क्या होगा? इन मीडियम, यानी माध्यम, यानी कोई ना कोई माध्यम इसमें होगा। यह निरपेक्ष विद्युतशीलता था। और इसका हिंदी क्या होगा? इसको क्या कहते हैं? सापेक्ष विद्युतशीलता। इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट वाले को निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसको क्या कहेंगे? सापेक्ष विद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी। एनी प्रॉब्लम? अब समझ में आया ये क्या है? ये एप्सिलॉन विद्युतशीलता। अगर इसकी वैल्यू हम रखें, हमने पहले ही कहा कि यह निर्भर करता है किस पर? मीडियम पर के। तो एक मीडियम क्या हो सकता है? माध्यम हो सकता है, यानी कोई माध्यम होगा, तेल हो, मोबिल हो, माने जो भी चीज हो, रुकावट होगा। और एक होगा फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए हम ये एप्सिलॉन में नॉट लगा देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट। और कोई मीडियम अगर होगा तो एप्सिलॉन आर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर भी हमने क्या कहा? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर भी हो सकता है मीडियम में, ठीक है। दोनों आ सकता है। अब बात उठती है कि के की वैल्यू क्या होगी, है ना। यानी के बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन। उसकी वैल्यू कितनी होगी? अब हम ये देखते हैं, इसको रब करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लो। चलो बोलो, क्या तुम्हारा डाउट था? ठीक है, डिस्टेंस है, हाँ। अट्रैक्टिव होगा तो उसमें अट्रैक्ट करेगा तो मान लो कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। देखो इसका डाउट, ये किसको? इसको खींचेगा किधर? अपने तरफ खींचेगा। और ये इसको किधर खींचेगा? इसके तरफ। डायरेक्शन दोनों का विपरीत हो गया कि नहीं हो गया? चाहे वह रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, डायरेक्शन क्या होगा? ये इसको अपनी ओर खींचा उधर, और ये इसको अपनी ओर खींचा इधर। एक दूसरा, दो बच्चे हाथ पकड़ लेते हैं, एक दूसरे को ऐसे खींचते हैं कि देखते हैं कौन किसको खींच लेता है। फोर्स किधर लग रहा है? हमने जो फोर्स लगाया अपने साइड लगाया, आपने जो फोर्स लगाया अपने से। दोनों का डायरेक्शन विपरीत है या नहीं?
और बात रही डिस्टेंस बिटवीन देम, तो जितना डिस्टेंस होगा, छोटा डिस्टेंस होगा बड़ा डिस्टेंस होगा, वो जितना होगा हम देंगे डिस्टेंस, तो देगा क्वेश्चन में। ये तो फॉर्मूला बन गया ना आपका, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला बन गया। अब डिस्टेंस देगा, इफ टू चार्ज, मैग्नीट्यूड दे दिया इतना 4 कूलॉम 5 कूलॉम, प्लेस्ड इन डिस्टेंस बिटवीन, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो 4 मीटर 3 मीटर दे दिया, 2 माइक्रोमीटर दे दिया, दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे, फोर्स हम निकाल देंगे। अब बात उठती है कि दोनों का तो हम निकाल देंगे, लेकिन के का कहां से निकालेंगे? तो देखिए अभी हमने बताया आपको के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती है? रट्टा मार जाना, रट जाना। कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, स्क्वायर पर कूलॉम। इसको रट जाना। इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 8.985 न्यूटन में। तो इसको जब 5 से अधिक हो जाता है तो पहले वाले एक बढ़ा के मान लेते हैं ना, तो वही मान लिया गया है। ठीक है, इसको तो रट ही जाना। अब बात उठती है कि ये कहां से आ गया, ये किसी ने नहीं पूछा। क्या इसको भी बता दें कहां से आ गया? हमने अभी आपको बोला कि F इज इक्वल टू कितना? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या बोले? AR स्क्वायर 2 होगा। क्या बोली? हाँ, R स्क्वायर होगा। तो हमको के की वैल्यू इसमें इससे क्रॉस मल्टी करेंगे तो क्या होगा? F R स्क्वायर बराबर के Q1 Q2। तो के बराबर कितना? F R स्क्वायर अब बटे Q1 Q2 हो गया। अब देख तो जरा कि K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हेलो डियर, इसका यूनिट क्या बनेगा? K की यूनिट, यह यूनिट बन गया K का यूनिट। यूनिट कैसे हम बनाते हैं देख लो। F क्या क्या होता है? फोर्स का होता है। R डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए क्या होगा? मीटर स्क्वायर है। ये क्या है? चार्ज। चार्ज का क्या होता है? कूलॉम। यानी इसके लिए भी C और इसके लिए भी, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? C का, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पर कूलॉम स्क्वायर भी दे सकते हो या न्यूटन मीटर इनवर्स 2। ये क्या हो गया? बोलो। यूनिट ऑफ के हो गया। यही चीज ना हम यहां लगा दिए थे, क्योंकि बिना यूनिट कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू सही। अब वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, लिख दें 4 कौन थी? मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। क्यूब लिखेंगे तो पता चलेगा उससे कि यह क्या है? वॉल्यूम है। स्क्वायर लिखेंगे तो पता चलेगा क्या? एरिया है। समझ में आई बात? तो चलिए, इसको नोट करना है तो करो, नहीं तो केवल इसको नोट कर लो, जल्दी करो। हो गया। अब एक चीज का वैल्यू और लिख लो, एक चीज और इसमें बचा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट है। इसकी भी है, इसकी भी वैल्यू एक अलग वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा? 9 इंटू 10 इनवर्स 12 इनवर्स 2। यूनिट जब तक नहीं दोगे तब तक यह सही नहीं होएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बिना बजा लेने दो तब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने कहा कि ये रट जाओ, है ना, इसकी भी वैल्यू जो है 9 हम लोग कर देते हैं अपने। जैसे 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू है ना ए का, तो हम कहीं कहीं 10 भी मान लेते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? 8.854 इंटू 10 इनवर्स 12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन एम एस इनवर्स 2।
एक्चुअल वैल्यू कितना होता है, इतना, लेकिन ये 5 से अधिक है इसलिए इसको हम लोग 9 मान के छलांग मार देते हैं, निकल जाते हैं। यहां कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। तो ये जो कूलॉम्स लॉ हमने दिया कि F बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये स्केलर फॉर्म में था। किस फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में। वेक्टर पढ़े हो ना, स्केलर फॉर्म में था। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में ले आएंगे। हम याद होगा हमने आपको बताया था कि वेक्टर सही से पढ़िए, 12 में जब जाइएगा तो हर डेरिवेशन का स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म लाना होगा, है ना। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, अब हम इसमें ले चलते हैं। जिसको नोट करना है कर लो फटाफट, आगे हम बढ़े। अब आ जाइए, ये कूलॉम्स लॉ है, इसका कौन सा, वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप। वह कौन सा फॉर्म था, अदिश, स्केलर, क्योंकि केवल उसमें मैग्नीट्यूड था। अब हमको इसमें डायरेक्शन भी देना है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही समझाया था। ये दो चार्ज है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये लाइन ज्वाइनिंग, डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, R है ना। ये Q1 है, ये Q2 है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बैगन नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा हमने आपको अभी तुरंत बताया था, क्या बताया था कि फोर्स जब 1 है तो फोर्स 1 किसके वजह से, इसके वजह से, यानी ड्यू टू बताए हैं। और इस पर जो फोर्स लगेगा 2 पर किसके वजह से, इसके कारण, ड्यू टू 1। यह इसको रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये इसको रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, R2 ड्यू टू 1। यहां इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, R1 ड्यू टू 2। हो गया। अब एक चीज बता, इससे पहले वेक्टर में अपने आप को 11th में ले जा, आंख बंद कर और सोच। 11th में हमने आपको पढ़ाया था कि यूनिट वेक्टर याद है? यूनिट वेक्टर क्या दिख, मान लो R21 का लेना है हमको, सेम जिस तरह ये निकाल रहे हैं उस तरह R1 भी निकाल लेंगे। बराबर क्या होता है, वेक्टर R21 अब बटे मॉड R21 होता है। मॉड क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, मॉड मार देंगे तो मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर फॉर्म, ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। जैसे ही किसी भी फॉर्मूला में यह यूनिट वेक्टर हम लगा देंगे, वह क्या बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म बन जाएगा या नहीं बनेगा। अब मान लो कूलॉम्स फोर्स क्या था, इसका मारो वेक्टर, मार दिया कि नहीं मारा। फोर्स स्केलर है या वेक्टर, बे पाका पाकी उल लगाए तो, हाँ, बराबर क्या, के Q1 Q2 अपॉन, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। R स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड। इसमें हम मार दिया, क्या मार दिया है, मॉड। तो हम दे देते हैं R21, दे सकते हैं। कहाँ खोई हुई है, हाँ बोलो बोलो। अरे डायरेक्शन हम किसी एक का ही ना पहले निकालेंगे, तो हम एक का निकाल रहे हैं, फिर उसी तरह दूसरा का भी निकाल लेंगे। जब एक को निकालने आ जाएगा तो दूसरा नहीं निकालने आएगा। एक ऐसे 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 करके ऐसे खींच के ऐसे पुट देखन मार दें तो दूसरे को नहीं खींच के मार दें, मार देंगे। चलो देखो यहाँ R21
इसमें कब ये वेक्टर फॉर्म होगा? जब R21 के टोपी पैजामा पहनाएंगे तब। यह यूनिट वेक्टर हो गया। ये इसको क्या कहते हैं हम? यूनिट वेक्टर। लग गया? जब ये जैसे ही हम लगाए कि यह फॉर्म क्या हो गया? वेक्टर हो गया। इसको तोड़ा जाता है, देखो R2 माइनस R21 माइनस R12 करके। इससे चलोगे तो ढेर लफड़ा में फंस जाएगी, रास्ता तनी पेचीदा हो जाएगा। इसलिए सीधा सीधी पढ़ो, जानो जो हमें ढुक जाए। वह बात बा, मैं आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? अगल बिहारिया कहते ढुकी, तो वही बात हुआ। ठीक है कि नहीं? तो चलिए ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 का स्क्वायर अगुने इसका क्या वैल्यू होता है? याद है? यही ना होगा? क्या होगा? R21 वेक्टर अपॉन मॉड R21 हो गया। अब बीच में क्या है? इनटू इन तब टू, तो यहां स्क्वायर है, यहां पावर क्या है? गुना में पावर क्या होता है? जूता है, जुटता है। तो ये क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R21 Q, और यहां क्या? R21 वेक्टर। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ये रह गया, ये क्या बन गया? Q। कब? इन स्केलर फॉर्म। लेकिन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो उसमें ये मत लगाना बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, परिमाण चाहिए ना, तब इसमें इसको हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। F2 कहाँ लिखे? ओ सॉरी, ये F21 यानी F2 पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1 के, है ना, तो F21। ठीक है, चलो जल्दी करो जल्दी करो। लैंड पगली मिटा दे। अब आ जाओ रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? सापेक्ष विद्युतशीलता और परावैद्युतांक। डाइइलेक्ट्रिक का क्या होता है? परावैद्युतांक। हो गया। अब देखो, रिलेटिव परमिटिविटी को ध्यान से देखो, ये छोटा छोटा वर्ड है जो बीच में काम आएगा, बता देते हैं। ER कहते हैं ना रिलेटिव को, सापेक्ष यानी मीडियम। इस ER दे दें या EM भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। R दे दिए तो क्या हुआ? बताए थे ना, एफनल नॉट और एफनल R, या कहीं कहीं एफनल M भी दे देता है, यानी मीडियम, है ना। R इसको किससे डिफाइंड किया जाता है? हमको ये बता जरा, इसको किससे डिफाइंड किया जाएगा? रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर, है ना, अ फोर्स इन मीडियम। इसके अनुपात से इसको क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। बट डाई
इलेक्ट्रिक यानी के, डाई इलेक्ट्रिक के परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक, इसको किससे हम इंडिकेट करते हैं? इसको भी इंडिकेट किससे करते हैं? एफ बटा किससे? एम से ही करते हैं। ठीक, इसको भी तो हम इसके जगह ई आर के जगह ये क्या है, इतना बराबर क्या होगा, बराबर हम के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हो सकता है। इसको अनुपात फोर्स इन एयर या वैक्यूम एंड रेशियो ऑफ फोर्स एयर इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम, दोनों के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। लेकिन इस अनुपात को हम कहते हैं परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक, है ना। तो जब इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं तो इतना बराबर के हो जाएगा, इसके बदले हम के लिख देंगे। ठीक है, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको हम बता दी। चलो नोट कर लो। ये कूलम्ब्स बाबा की कहानी समाप्त हुई। एक चीज बस ध्यान में रखिएगा कि ये लॉ, कूलम्ब्स लॉ कहां कहां लागू होगा? ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली पॉइंट चार्ज के लिए ही यह लागू हो गया। अगर दूसरे पर लगा दिया, ये पैंट चार्ज पर लागू हो रहा, पैजामा वाला चार्ज पर लगा देगी तो काम खल्लास हो जाएगा। ठीक है, अब कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे।